बच्चों ये वीडियो क्लास 9 का चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, क्लास 8 में भी आपने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा इसको बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो बहुत ही आसान होने वाला है ये चैप्टर। तो आप देख सकते हो सबसे पहले जो कुछ बातें बताई गई सिंपल सिंपल बातें हैं जो कि आपको पहले से शायद पता होगा, लेकिन फिर से इसको रिवाइज के तौर पर आपको बताया गया है। तो चलो उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हुए आपको चलना है कि सेल का खोज किसने किया था। तो सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था। और किस चीज में किया था? तो उन्होंने कॉर्क सेल में किया था। तो जब उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से कॉर्क सेल को देखा तो कुछ इस तरीके से कंपार्टमेंट उनको मिला और ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। हनीकॉम्ब मतलब क्या हो गया? मधुमक्खियों का छत्ता। इस टाइप से ये स्ट्रक्चर मिला और इन्होंने इन कंपार्टमेंट्स का क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। और सेल जानते हो कि कहां से वर्ड आया है? तो सेल इज अ लैटिन वर्ड। सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है जो कि कहां से आया है, किस चीज के लिए उपयोग होता है? एक लिटिल रूम के लिए उपयोग होता है, मतलब एक छोटा सा जो रूम है उसके लिए सेल का वर्ड का उपयोग किया जाता है। और ठीक यही वर्ड रॉबर्ट हुक ने इसके लिए किया। अब आप बोलोगे कि ये कॉर्क क्या होता है? तो कॉर्क प्लांट में पाया जाता है। प्लांट का जो बार्क होता है, छाल होता है, उसी में एक भाग होता है कॉर्क। तो ये आगे की ओर आप बहुत अच्छे से इसके बारे में और पढ़ोगे। तो चलो अब लोग मोर टू नो को भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे भी कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल का खोज किया। और कहां किया? तो कॉर्क में किया। कॉर्क क्या था? तो बार्क ऑफ ट्री से मिलता है और उसी का स्लाइस का उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में स्टडी किया और बताया कि वह क्या है, एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। ये उन्होंने देखा और उसको उन्होंने सेल कहा। इसके बाद आप देखोगे कि जो ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने 1674 में लिविंग सेल का क्या किया? खोज किया। तो यहां पर आप ध्यान दोगे कि यहां पर ये जो कॉर्क होता है वो डेड होता है, डेड सेल होता है। तो जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने डेड सेल का खोज किया, ये आप कह सकते हो, जबकि यहां पर ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल का खोज किया। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया। तो ये तो आगे भी आपको पढ़ना है न्यूक्लियस, तो वहां भी आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो पुरकिंजे ने 1839 में टर्म प्रोटोप्लाज्म को क्वाइन किया। यानी प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया? तो पुरकिंजे ने दिया। और आप देख सकते हो जो फ्लूइड सब्सटेंस किस चीज में पाए जाते हैं? सेल में पाए जाते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, जिसके बारे में पूरा डिटेल आगे आपको पढ़ना है। यहां एक दो पॉइंट और बताया गया है, जैसे सेल थ्योरी क्या है? तो सेल थ्योरी आप देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। प्लांट्स और एनिमल्स सेल के बने होते हैं और सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसे हम लोग सेल थ्योरी बोलते हैं। और ये किसने दिया था? शिल्डन एंड स्वान ने दिया था 1839 और 1838 आप देख सकते हो। लेकिन इसको कुछ इनहैंस किया गया और बढ़ाया गया। और विर्चो आप देख सकते हो यहां पर इसको इनहैंस किए 1855 में। और थोड़ा सा इसमें और एडिशन हो गया कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यहां दो पॉइंट आपको सेल थ्योरी में मिल गया। पहला क्या हो गया? पहला हो गया कि जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनका शरीर सेल का बना होता है। और सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसको बनाने वाले यूनिट्स हैं। और दूसरा पॉइंट क्या मिल गया? जो सेल अराइज होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है। तो बच्चों अब मेन क्वेश्चन आ जाता है कि सेल किसे कहते हैं? तो सेल क्या है? सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वह किस चीज से बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। और ये सेल क्या होता है? ये छोटा छोटा बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिससे कि हमारा बॉडी बना है या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बॉडी बना हुआ है। जैसे कि आप देखोगे हमारा जो शरीर है वह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, छोटी छोटी सेल से मिलकर बना हुआ है। तो आप कहीं भी आप अपने शरीर में देख लो, आपका हाथ है, आपका त्वचा है, आपका ब्लड है, आपकी हड्डियां हैं, आपके
शरीर में कोई भी भाग देख लो, वह किस चीज से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। इसको आप इस तरीके से आसानी से समझ सकते हो कि मान लो कि यहां पर कोई दीवार है, तो यदि एक दीवार है तो वो किस चीज से बना हुआ है? सिंपली यदि हम लोग मान ले मेन चीज, तो बेसिक यूनिट इसका क्या है? इसका बेसिक यूनिट हो गया ईंट। ये ईंट से मिलकर बना हुआ है। अब आप बोलोगे ईंट के साथ भी तो बहुत सारी चीजें हम लोग मिलाकर दीवार बनाते हैं, उनको आप माइनस कर सकते हो। तो यदि हम लोग देखें तो दीवार किसी से बना है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यहां पर क्या हो गया? ये ईंट हो गया। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा शरीर बना है वह करोड़ों करोड़ कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। यदि हम लोग अपनी बात करें तो इसका मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका शरीर किस चीज से मिलकर बना हुआ है? कोशिका से। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, एक सेल का बना होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसकी बात हम लोग आगे की ओर करेंगे। अभी तो हम लोग थोड़ा और अच्छा से इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको ये याद रख लेना है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस डेफिनेशन से आप आगे भी बहुत सारे डेफिनेशन को बना सकते हो, इसलिए बहुत अच्छे से इसको आप याद कर लो। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और ये वह क्वेश्चन है कि व्हाई सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? तो इसको बहुत आसानी से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। सबसे पहला तो मैं यदि आपसे पूछूं कि हमारा जो शरीर है वह किस चीज से बना है, हमारे जो शरीर का पूरा स्ट्रक्चर है वह किस चीज से बना है, उसका यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे सेल से मिलकर बना है। यदि मैं बोलूं कि ट्री किस चीज से बना हुआ है, तो आप बोलोगे कि सेल से मिलकर बना हुआ है, यानी जो सेल है वह उसको स्ट्रक्चर देता है। यदि मैं बोलूं कि एक डॉग है या फिर कोई एनिमल है, उसका शरीर किस चीज से बना हुआ है, तो आप बोलोगे सेल से मिलकर बना हुआ है। और क्या? सेल से मिलकर बना हुआ है, सेल उसको स्ट्रक्चर दे रहा है। जैसे मैंने बोला कि ये दीवार किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये जो दीवार का पूरा स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो आपने बोला ईंट है। वैसे ही यदि हमारा बॉडी है तो इसको स्ट्रक्चर किसने दिया है, इसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे सेल है। तो बस हो गया ना कि जो हमारा बॉडी है उसको सेल क्या दे रहा है? स्ट्रक्चर दे रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल यूनिट। हमारा शरीर छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है और उसी से ये शरीर पूरा स्ट्रक्चर इसका है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इसका स्ट्रक्चरल यूनिट। लेकिन नेक्स्ट जो है वह क्या है? फंक्शनल यूनिट। ये बहुत आपको ध्यान से समझना होगा कि आखिर सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको यहां समझना पड़ेगा। तो मान लो हम लोग अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में अलग अलग टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। अलग अलग टाइप्स के सेल हैं जिनका शेप भी अलग है, साइज भी अलग है और फंक्शन भी अलग है। वो अलग अलग फंक्शन को करते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहां पर स्मूथ मसल सेल है, इसका कार्य कुछ अलग है। ब्लड सेल का कार्य कुछ अलग है। नर्व सेल का कार्य कुछ अलग है। यहां ओवम और स्पर्म का कार्य यानी कि फंक्शन कुछ अलग है। अब एक पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है जिसमें हमारा ब्रेन आता है वह किस चीज से बना हुआ है? वह बना हुआ है इस नर्व सेल से। ध्यान से सुनो, जो हमारा ब्रेन है वह किस चीज से बना हुआ है? नर्व सेल से बना हुआ है। और जो नर्व सेल का फंक्शन है, एक एक सेल का फंक्शन है, वो जब कंस्टिट्यूट करता है तो हमारा ब्रेन का फंक्शन होता है। मतलब ब्रेन किस चीज से बना हुआ है? नर्व सेल से मिलकर बना हुआ है। और एक एक नर्व सेल का जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है? बहुत अलग है यदि हम लोग इन सेल्स की बात करें उससे। तो यानी पूरा जो ब्रेन फंक्शन कर रहा है वह एक नर्व सेल के फंक्शन पे आधारित है। यानी एक एक नर्व सेल फंक्शन करते हैं तब हमारा पूरा ब्रेन फंक्शन करता है। फिर से ध्यान से सुनो, एक एक नर्व सेल यदि फंक्शन करता है तो उसी से मिलकर पूरा ब्रेन बना हुआ है और पूरा ब्रेन फंक्शन करता है। तो यहां फंक्शन एक एक नर्व सेल कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्रेन फंक्शन कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शनल यूनिट भी क्या हो गया? सेल हो गया। बहुत आसान है।
जैसे एक और उदाहरण देख सकते हो, मान लो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है हमारे शरीर में, वह क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को हमारे शरीर में ले जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो हम लोग एक एक जो सेल है वह अपना फंक्शन कर रहा है, लेकिन हम लोग बोलेंगे ब्लड यह काम कर रहा है, लेकिन एक एक सेल वह काम कर रहा है। हम लोग बोले कि ब्लड वह काम कर रहा है, लेकिन वह काम कौन कर रहा है, एक एक सेल कर रहा है। इसलिए हम लोग सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि ईच सेल परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन। प्रत्येक सेल क्या कर रहा है, एक सर्टेन बेसिक फंक्शन को कर रहा है, और इस कारण से उसको हम लोग फंक्शनल यूनिट भी मानते हैं। चलो तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और एकदम सिंपल सा एक और टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, और ये क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। तो ये तो तुम्हें खुद भी पता होगा। वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं और सारा उनका फंक्शन सिर्फ एक सेल से ही होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वो क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल ग्रुप्ड होते हैं और फिर वो फंक्शन को करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि अमीबा आप देख सकते हो, अमीबा क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक इसी प्रकार से पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम भी क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरियम भी क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो ये उदाहरण आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको बार बार डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। दूसरा आप देख सकते हो, मल्टीसेलुलर में बाकी जो बच गए वो क्या हो गए, मल्टीसेलुलर। जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंगी या फिर फंजाई, इसको अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, फंगी या फिर फंजाई इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ये भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। इनके बारे में आगे के चैप्टर्स में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे तब। अब आप यहां पर ध्यान दोगे कि यहां जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मान लो कि ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उनका जो बॉडी है वो मल्टीसेलुलर है। लेकिन क्या आप जानते हो कि उनका जो शुरुआत में बॉडी था वो एक सिंगल सेल्ड का था। मान लो कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो स्पर्म और ओवा के मिलने से बने हैं, मतलब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। क्या तुमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लास 8 में? तो वहां पर क्या होता है, एक स्पर्म होता है, एक ओवम होता है, ये दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और तुम्हें पता है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह इसी एक सेल से बने, सिर्फ एक सेल से। यानी कि हमारा जो बॉडी था वह भी शुरुआत में कितना था, सिर्फ एक सेल का था, सिर्फ एक सेल का। तो अब बताओ, ये एक सेल का शुरुआत में था, तो अभी करोड़ों सेल इसमें कैसे आ गए और अलग अलग टाइप के कैसे सेल आ गए? तो इसका आंसर यहां पर हम लोग ले सकते हैं कि इसमें होता है सेल डिवीजन। क्या होता है बताओ, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में क्या होता है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसी से नए सेल का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है इसी से नए सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये टूट जाएगा और टूट के बनाएगा क्या, 2 सेल बनाएगा, फिर 2 से कितना बना देगा, 4 बना देगा। तो जो पुराना सेल है उसी से नए सेल का फॉर्मेशन होता है, और इस तरीके से सेल का संख्या क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। एक और छोटा सा बात मैं यहां बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तुम बोलोगे कि शुरुआत में तो एक ही सेल था, एक प्रकार का सेल था, तो भी हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के सेल कैसे हैं, जैसे कि नर्व सेल अलग है, ब्लड का सेल अलग है, आपका हड्डी जो हम लोग बोल रहे बोन का सेल क्या है, अलग है, त्वचा का सेल क्या है, अलग है। तो आखिर ऐसे अलग अलग सेल हमारे शरीर में, जिसको हम लोग सेल टाइप्स बोलते हैं, वो कैसे आ गया? यदि कोई इसको पूछे तो तुम सीधा सा आंसर देना कि इसमें डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएशन। मतलब ये जो पहले एक सेल था उसमें डिफरेंशिएशन होता है, ये वर्ड याद रखना। और अलग अलग प्रकार के सेल टाइप बनते हैं, और हमारे शरीर में भी देख सकते हो अलग अलग प्रकार के सेल हैं जो कि अलग अलग प्रकार के फंक्शन को कर रहे हैं। जैसे कि ओवम अलग कार्य करता है, स्पर्म अलग कार्य करता है, नर्व सेल अलग कार्य करता है, ब्लड सेल अलग कार्य करता है, फैट सेल अलग कार्य करता है, मसल सेल अलग कार्य करता है, अलग फंक्शन करता है। तो जितने भी प्रकार के सेल हैं उनमें एक खास क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर होता है और एक खास फंक्शन होता है। तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ थोड़ा सा और यदि हम लोग आगे बढ़े तो हमारा जो बॉडी है उसमें होता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि जिसको जो काम दिया गया वो वही काम करेगा। जैसे तुम्हारे घर में भी डिवीजन ऑफ लेबर होगा। बताओ कैसे? तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम है पढ़ना। तुम्हारी मम्मी का क्या काम है? किचन की देखभाल करना। तुम्हारे फादर का क्या काम है? पैसे कमाना। तो एक नॉर्मली मैंने ये बात बताई, तो हर लोग का काम बटा हुआ है घर में। ठीक इसी प्रकार से हमारा बॉडी में भी बहुत काम बटे हुए हैं। जैसे आंख का क्या काम है? देखना। मुंह का क्या, जीभ का क्या काम है? टेस्ट करना, बोलना। हाथ पैर का क्या काम है? चलना। हाथ का क्या काम है? क्लच करना। हार्ट का क्या काम है? हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ठीक इसी प्रकार से जो लीवर है वो क्या करेगा? भोजन को पचाएगा। कान क्या करेगा? सुनने में मदद करेगा। इस तरीके ब्रेन क्या करेगा? वो हमारे शरीर को रेगुलेट करेगा। इस प्रकार से हमारा जो शरीर है उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स लगे हैं और ये जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग फंक्शन को करते हैं, एक साथ ही पूरा साइमल्टेनियसली पूरा तालमेल के साथ करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर चलता है। तो क्या सेल में भी कुछ ऐसा ही होता है? बिल्कुल, सेल में भी ऐसा ही होता है। तो यदि हम लोग एक सेल की बात करें तो सेल में भी अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें लेबर ऑफ डिवीजन होता है। तो कोई कुछ काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा। और यही तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना भी है। क्या पढ़ना है? कि सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका फंक्शन क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होगा? एकदम अलग होगा। ठीक इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, गोल्जी एपरेटस से बहुत अलग होगा। और इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जो कि इस सेल को चलाते हैं। इसका मतलब सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। Each cell has certain specific components called as organelles। तो यदि पूछा जाए कि ऑर्गेनेल्स क्या है, तो प्रत्येक सेल में स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग होता है और जो मिलकर सेल को चलाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। तो मेन यही पढ़ना है और मेन यही एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग सेल पढ़ रहे हैं। तो सेल अपने यूज के अकॉर्डिंग कुछ पदार्थों को अपने अंदर लेता है और कुछ पदार्थों को सेल से बाहर करता है। तो कुछ पदार्थों को लेना या फिर कुछ पदार्थों को देना, इसके लिए कुछ प्रोसेस वो करते हैं और उन्हीं में से दो प्रोसेस को हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला क्या हो गया? डिफ्यूजन, और दूसरा क्या हो गया? ऑस्मोसिस। तो चलो हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन क्या है। तो आपको इसके पहले समझना पड़ेगा हायर कंसंट्रेशन क्या है, लोअर कंसंट्रेशन क्या है। तो चलो हम लोग एक यहां पर प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हो यहां पर मैंने एक अगरबत्ती को जलाया हुआ है। तो आप देखोगे कि यहां पर धुआं उठ रहा है। तो यहां पर धुआं का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। और यदि मैं कैमरा तक बात करूं तो वहां पर कंसंट्रेशन क्या है? कम है। यहां कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। और वहां कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तब यदि इस धुआं का मूवमेंट होना शुरू हो जाए, हायर कंसंट्रेशन से किधर होना शुरू हो जाए? लोअर कंसंट्रेशन की ओर। यानी कि जहां ये ज्यादा है उससे हम लोग बोलेंगे हायर कंसंट्रेशन, और जहां पर ये कम है उससे हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर कंसंट्रेशन। तो जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट पदार्थ का होना शुरू हो जाए तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। जरा आप ध्यान देना, यहां पर कोई भी मेम्ब्रेन या कुछ भी ऐसा चीज नहीं है, यह बस यहां से निकल रहा है और वहां जा रहा है। तो चलो तब डिफ्यूजन को हम लोग डिफाइन करते हैं। कितना इजी है, आप देख सकते हो, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये डेफिनेशन मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया है। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट देखो कितना आसानी से याद हो गया। फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या यहां बोल सकते हैं रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन।
मतलब यहां पर जो सब्सटेंसेस हैं उनका स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है। अब ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट यह हो गया कि ये स्वयं से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यहां कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग नहीं लगा रहे हैं। तो सब्सटेंस यहां पर क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन, और यहां पर क्या हो गया, लोअर कंसंट्रेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहां देख सकते हो आप, ये हायर कंसंट्रेशन है और यहां क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। तो मूवमेंट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से किधर, लोअर कंसंट्रेशन की ओर। कितना आसान है। तो जब मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंसेस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, तो उसे ही क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन बोल रहे हैं। यहां पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे कि मान लो कि एक सेल है, यहां पर देख सकते हो आप, और इस सेल में CO2 का मात्रा बहुत बढ़ जाता है। तो क्या होगा, ये CO2 फिर इसके बाहर जाना शुरू करेगा। मतलब यहां CO2 का क्या है, हायर कंसंट्रेशन, बाहर में क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि CO2 का मूवमेंट कैसे हो रहा है, तो आपको आंसर क्या देना है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप देखोगे कि O2 का कंसंट्रेशन बाहर में ज्यादा है और सेल के अंदर में कम है। तो ऑक्सीजन जो है बाहर से अंदर, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ रहा है। कैसे आ रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू। तो इसको आपको एकदम याद कर लेना है, रट लेना है। तो अब आपने डिफ्यूजन समझ लिया, तो अब हम लोग ऑस्मोसिस को समझते हैं। तो ऑस्मोसिस भी बहुत आसान है, लेकिन क्लास 10th में इसका बहुत यूज होता है, इसलिए अभी ही सीख लो, बहुत अच्छे से सीख लो। तो चलो हम लोग इसको सीखते हैं। थोड़ा सा मैं इसके पहले एक चीज को आपको बताता हूं। तो यहां पर मान लो कि एक कंटेनर में एक ग्लास सॉल्यूशन लिया है और यहां दूसरा कंटेनर है, इसमें भी एक ग्लास सॉल्यूशन लिया है। तो ध्यान देना इस सॉल्यूशन में क्या अंतर है। पहला सॉल्यूशन में एक ग्लास जो सॉल्यूशन लिया है उसमें मान लो कि चीनी आधा चम्मच है और बाकी क्या है, पानी है। एक ग्लास सॉल्यूशन में चीनी कितना है, आधा चम्मच, और बाकी क्या है, पानी है। लेकिन दूसरा सॉल्यूशन में मान लो कि चीनी है 10 चम्मच और बाकी क्या है, पानी है। तो क्या तुम बता सकते हो कि यहां पानी का यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। देख सकते हो ये ब्लू वाला क्या है, वाटर है। इसका मतलब यहां वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, चीनी का कंसंट्रेशन कम है। लेकिन दूसरे में देख सकते हो, दूसरे में क्या है, दूसरे में वाटर का कंसंट्रेशन कम है और चीनी का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। इतना तुमने समझ लिया। अब यहां पर इन दोनों को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग किया गया है। अब आप पूछोगे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि कुछ पदार्थों को तो अलाउ कर रहा है इधर से उधर जाने को, लेकिन कुछ पदार्थों को अलाउ नहीं कर रहा है। तब आप यदि इस तरीके से इस व्यवस्था को यहां पर आपने रखा है, तो आप देखोगे कि कुछ देर बाद क्या होगा, वाटर इस तरीके से मूव करना शुरू कर जाएगा। क्या मूव करेगा, वाटर, जिसे हम लोग सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। तो यहां पर वाटर क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहां पर होगा मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, जहां पर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, उससे जहां वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, उस ओर वाटर क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर वाटर का लेवल धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और इधर वाटर का लेवल धीरे धीरे क्या होगा, घटते जाएगा। इस तरीके से। और कब तक ये ऐसा होगा, जब तक दोनों में कंसंट्रेशन क्या हो जाए, समान ना हो जाए। इस प्रकार से इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। कितना आसान हुआ। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर सॉल्वेंट, द मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम
हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर जहां ज्यादा है उससे किस ओर मूव कर रहा है, कम की ओर। जहां सॉल्वेंट ज्यादा कंसंट्रेशन में है उससे कहां मूव कर रहा है, कम कंसंट्रेशन की ओर। तो आपके बुक में यहां वाटर लिखा है इसलिए मैंने वाटर लिखा है। आप यहां पर सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हो। सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो आपने पढ़ा ही है। सॉल्यूट जो कि घुल जाए और सॉल्वेंट जो कि घुला ले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो यहां पर हम लोग अब देखेंगे, बहुत आसानी से आप देखोगे कि मान लो कि ये सेल है और सेल में पानी, यहां वाटर क्या है, बाहर है। तो यदि बाहर में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो ये वाटर कहां मूव करेगा, सेल के अंदर मूव करना शुरू करेगा। तो आप बोलोगे यार सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, तो इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वही होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो वाटर है वह सेल के अंदर मूव कर रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू कर रहा है, तो वह प्रोसेस का नाम क्या है, ऑस्मोसिस। तो ये आपको 10th में बहुत ज्यादा जरूरी होगा, इसलिए अभी आप इसको रट लो। तो यहां पर क्या आप बता सकते हो, जब वाटर है बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो बाहर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो इस प्रकार से हम लोग अब 3 प्रकार के सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। पहला होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपको याद इस तरीके से करना है कि मान लो कि यहां पर सॉल्यूशन को रखा गया है इस तरीके से। अब वो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है कि हाइपरटोनिक है, इसको समझने के लिए आपको यहां इसके अंदर एक सेल मान लो इसमें रखा गया है। क्या रखा गया है, सेल को रखा गया है। तो यदि हाइपोटोनिक में रखा जाएगा, मतलब समझो कि बाहर में पानी का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बस सिंपल सा है, बाहर में वाटर का जो कंसंट्रेशन है वह यदि ज्यादा होगा, उस सॉल्यूशन में ज्यादा होगा, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो यहां वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो साल्ट का कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर क्या हो जाएगा, सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलो लास्ट वाला देखते हैं। यदि यहां सेल को डाला गया किसी सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक, सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक, तो उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। बहुत सिंपल सा बात है, यानी कि इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है, क्या है, कम। तो वाटर का कंसंट्रेशन कम है किसकी तुलना में, ये जो सेल है उसकी तुलना में। याद रखो यहां सेल के तुलना में हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है। ध्यान से सुनो, यानी यहां वाटर का कंसंट्रेशन कम है बाहर में और सेल में वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब सेल से वाटर कहां आने लगेगा, बाहर आने लगेगा, और सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, पचक जाएगा। समझ में आ गया क्या। तीसरा है आइसोटोनिक, तो आइसो मतलब बराबर हो गया, समान हो गया। तो जब सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन और बाहर जो सॉल्यूशन रखा है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन बराबर हो, ना कहीं ज्यादा हो ना कहीं कम हो, मतलब क्या, यहां वाटर का मूवमेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि आइसोटोनिक है। आइसो मतलब दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। तो बहुत आसानी से मैंने आपको याद करा दिया। पहला क्या हो गया, पहला हो गया हाइपोटोनिक, सॉल्यूशन के बारे में आपको बोल रहा है, सॉल्यूशन याद रखो। तो हाइपोटोनिक में वाटर क्या होगा, कम हो, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। हाइपोटोनिक में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, हाइपरटोनिक में वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, और आइसोटोनिक में वाटर का कंसंट्रेशन समान होगा। किसकी तुलना में, सेल की तुलना में। ये आपको याद रखना है। तो बस इतना आसान था ये ऑस्मोसिस। क्या था, देख लो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मूवमेंट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। बस इतना ही। चलो तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और टॉपिक देख सकते हो, व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ। सेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली यहां पर हम लोग 3 कंपोनेंट्स को पढ़ना है। सबसे पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा क्या है, न्यूक्लियस, और तीसरा क्या है, साइटोप्लाज्म। तो यदि आप यहां पर एक सेल को इस तरीके से देखोगे तो जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं,
हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा क्या है यहाँ पर न्यूक्लियस, और तीसरा क्या है, इनके बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो तीनों के बारे में बहुत अच्छे से आगे पढ़ना है, तो चलो यहाँ पर हम लोग एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप देख सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, कुछ उसके फंक्शन को आपको याद रखना है और कुछ क्वेश्चंस को भी आपको याद रखना है। तो यहां देख सकते हो सबसे पहला ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल का। सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग क्या कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन थोड़ा रुको, यदि हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में इसके बाद भी एक कवरिंग होगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो यहां एनिमल सेल जितने होंगे उसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वह आउटर कवरिंग होगा, लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी पाया जाता है, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दोनों इसका नाम है। ये क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है सेल का, जो कि इसको बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करता है। आप देख सकते हो ये सेपरेट करता है, अलग करता है द सेल कंटेंट फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। आउटर एनवायरनमेंट से क्या करता है, अलग करता है, मतलब ये सेल को एक स्ट्रक्चर देता है। इसके बाद आप देखोगे इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंसेस, सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करता है, कुछ पदार्थों को सेल के अंदर आने देता है और कुछ पदार्थों को सेल से बाहर भी जाने देता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको ये प्रिवेंट करता है मूवमेंट करने के लिए, मतलब ना ही उसको सेल के अंदर आने देगा ना सेल के बाहर जाने देगा। इस प्रकार से ये कुछ पदार्थों को सेल के अंदर आने देता है और बाहर भी जाने देता है, लेकिन बहुत सारे पदार्थों को ऐसा करने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो आप इसका आंसर इसको लिख सकते हो, इन तीनों पॉइंट्स को लिख सकते हो। आगे की ओर आप देखोगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह फ्लेक्सिबल संरचना है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, और ये किस चीज का मिलकर बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का। एकदम याद कर लो, लिपिड प्लस प्रोटीन से ये मिलकर बना होता है। लिपिड क्या है और प्रोटीन क्या है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि यहां जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, फूड को इनगल्फ भी कर लेता है और अदर मटेरियल को भी इनगल्फ करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो मान लो कभी आपको ये भी एग्जाम में पूछा जाए कि एंडोसाइटोसिस क्या है, तो आप लिख सकते हो पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। जैसे आप देख सकते हो ये जो अमीबा है वह क्या कर रहा है, वह फूड को इस तरीके से अपने सूडोपोडिया के द्वारा पकड़ रहा है और यहां पर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से ये फूड को अपने अंदर ले रहा है। तो ये किसके द्वारा ले रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। अभी मैंने तुरंत आपको बताया कि ये क्या है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स आपको निकल कर आए। अब आपको यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन आएगा तो फंक्शन में भी आप कुछ पॉइंट्स यहीं से बनाकर लिख सकते हो। तो अभी मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया और मैंने बताया जो प्लांट सेल है उसका जो आउटर कवरिंग होता है वह सेल वॉल कहलाता है। तो आप देख सकते हैं अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वह क्या है, सेल वॉल। तो यदि मान लो कि यहाँ प्लांट सेल है, आप देख सकते हो, तो यहाँ पर यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसका जो आउटर कवरिंग है वो क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। एकदम आपको याद रखना है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये एक रिजिड आउटर कवरिंग होता है प्लांट्स में, जबकि ये फंगी और बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, यानी कि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है, फंगी में भी सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन यहां पर जो प्लांट में हम लोग देख रहे हैं तो प्लांट में मेनली किस चीज का बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है।
इसका मतलब क्या ये फंगी में अलग चीज का बना होता है? बिल्कुल, ये चिटिन का बना होता है। तो कुछ पॉइंट्स आपको याद कर लेना है, रट लेना है। तो सेल वॉल क्या हो गया? रिजिड आउटर कवरिंग हो गया। इन प्लांट्स में ये रिजिड आउटर कवरिंग हो गया। तो ये सेल में आप देख सकते हो बाहर की ओर पाया जा रहा है। तो अब सेलुलोज के बारे में एक पॉइंट आपको बता दिया गया है कि सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। सेलुलोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो प्रोवाइड्स करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। मतलब जो प्लांट सेल है उसको ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ये कैसे देता है इसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ? इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मान लो कि यहां एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा गया है और इसमें सेल को रखा गया है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखा गया है। तो आखिर सेल वॉल इसका कैसा सुरक्षा करता है, कैसे उसको रक्षा करता है? तो यहां ध्यान से देखो, जब हाइपोटोनिक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है तो सेल क्या करेगा? पानी को खींचेगा। अभी मैंने तुरंत पढ़ाया था कि ऑस्मोसिस के थ्रू सेल में पानी अंदर की ओर आएगा। अब देखो, ध्यान से देखो, यदि सेल में पानी आएगा तो सेल क्या होगा? फूलना शुरू होगा। सेल फूलना शुरू होगा। तो सेल क्या करेगा? जब ये फूलना शुरू होगा तो ये आउटर इस तरीके से क्या लगाएगा? प्रेशर को लगाएगा। और इसी समय जो सेल वॉल है उसका रोल आता है और वो क्या करता है? उस प्रेशर को, वो जो एक्सर्ट कर रहा है ये प्रेशर, उसको क्या करता है? वह विथस्टैंड करता है और सेल को फटने से रोकता है, यानी कि सेल को बर्स्ट करने से रोकता है। तो हुआ ना बहुत बड़ा फायदा। तो जो प्लांट सेल होते हैं वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी उसको क्या कर सकते हैं? बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जो प्लांट सेल होते हैं वो विथस्टैंड कर सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी। किसके कारण? इस सेल वॉल के कारण। तो यानी कि सेल वॉल क्या करता है? इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। एनिमल सेल में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन प्लांट सेल क्या करता है? इसका वॉल जो है इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है स्वोलन सेल पे, फूले हुए सेल पे, जिससे कि वह जो सेल है वह फटने से बच जाता है। अब यहां पर एक और टॉपिक आपको पढ़ लेना है, वह है प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है यह आप यहां पर पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब एक लिविंग प्लांट सेल को यहां हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाएगा, अभी तुरंत मैंने पढ़ाया है, यदि ये हाइपरटोनिक है तो पानी बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाएगा। मैंने अभी तुरंत सिखाया है तुम्हें कि यदि हाइपोटोनिक है तो पानी को सेल अंदर लेगा, हाइपरटोनिक है तो पानी सेल के बाहर जाएगा। तो क्या होता है कि जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो इसका पानी बाहर जाने लगेगा और इसका जो सेल कंटेंट है वो सिकुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से सिकुड़ जाएगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, जब प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया गया तो सेल का पानी बाहर निकलना शुरू हो गया। सेल का पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो जो सेल है वह सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। और इसी श्रिंकेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोल रहे हैं। तो अब ध्यान से देखो, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर, पानी लूज कर रहा है, तो तुम बताओ पानी कब लूज करेगा? जब हाइपोटोनिक में रखेंगे या हाइपरटोनिक में रखेंगे? यस, जब हाइपरटोनिक में रखेंगे तो पानी लूज करेगा, हाइपोटोनिक में रखेंगे तो पानी को गेन करके फूल जाएगा। एकदम याद रखो इसको। तो ये पानी को लूज करता है किसके द्वारा बताओ? ऑस्मोसिस के द्वारा। और ये श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके कंटेंट्स ऑफ सेल, इसको अवे फ्रॉम द सेल वॉल से अवे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तो तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्या आ रहा है समझ में? सेल वॉल है, यहां से पानी ये लूज किया सेल, जिसके कारण इसका कंटेंट यहां सिकुड़ गया और इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोल रहे हैं।
तो द श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द सेल, श्रिंकेज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कंटेंट्स ऑफ सेल का, अवे फ्रॉम द सेल वॉल से अवे, इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसे हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोल रहे हैं। तो दो तीन वर्ड्स को याद रखो, आप आसानी से इसे लिख सकते हो। श्रिंकेज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, किस चीज का, सेल के कंटेंट का, कहां हो रहा है, अवे फ्रॉम द सेल वॉल, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। बच्चों हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हम लोग को पार्ट पढ़ना है सेल का, वह क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आप देख सकते हो यहां पर एक सेल है, तो सेल में ये क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में हम लोग को 4 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, जबकि यहां पर आपको 3 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाया गया है। तो न्यूक्लियर में जो सबसे आउटर कवरिंग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस प्रकार से सेल का आउटर कवरिंग क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे ही यहां न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग है उसका नाम क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बहुत इजी है। इसके बाद आप देख सकते हो यहां पर ये क्रोमेटिन मटेरियल, यहां पर दूसरा क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल, तीसरा है यहां न्यूक्लियोलस जिसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, और चौथा क्या है यहां पर, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सब चीज आपको जानना है। तो आप ये समझ लो कि जो सेल है, सेल में जितना फ्लूइड भरा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में 2 चीज आपको ऐड करना है, यहां देख सकते हो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लस क्या हो गया, ये वाला जो है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या हो गया, ये देख सकते हो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और दोनों को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। तो यहां पर हम लोग को एक एक पार्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो सबसे पहले क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, इतना आसान है। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये डबल लेयर्ड होता है। तो आप देख सकते हो ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस को क्या करता है, एक शेप देगा, या बोलोगे उसका आउटर कवरिंग बनाएगा, या बोलोगे उसको डिफाइन करेगा। कौन डिफाइन करेगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आप देख सकते हो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें नंबर ऑफ पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिससे कि मटेरियल्स का क्या होता है, आदान और प्रदान होता है। इसके बाद आप देखो विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, तो ये पोर्स क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में मदद कर रहा है। तो कितना आसान था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे बिना पढ़े भी आप लिख सकते हो। डबल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस को डिफाइन करता है, इसमें पोर्स पाए जाते हैं जिससे न्यूक्लियस के अंदर और बाहर बहुत सारे पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कितना आसान है, कुछ याद नहीं करना है, बहुत ध्यान से समझो तो सब समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल। तो कुछ वर्ड्स वो नए हैं तो आप बार बार इसको पढ़ोगे तो आपको जरूर ये याद होगा। तो क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, तो आप देख सकते हो यहां पर धागे नुमा ये उलझा हुआ रचना है यहां पर, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर उलझा हुआ धागे नुमा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको कंप्लीटली क्या बोलेंगे, इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इंटेंगल्ड मतलब उलझा हुआ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या बोलेंगे मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। अब बहुत ध्यान से देखना, अब मैं बताने वाला हूं कि एक सेल है, इस एक सेल से 2 सेल का निर्माण होगा, और ये 2 सेल का, जब एक सेल से ही 2 सेल का निर्माण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। और इस सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सेल डिवीजन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मैं एकदम सिंपल सा बता रहा हूं कि मान लो एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसे हम लोग बोल रहे हैं सेल डिवीजन।
तो इसमें मेन यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो आप देखोगे कैसे डिवीजन हो रहा है, मैं थोड़ा आपको दिखा रहा हूं। तो ये देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर सबसे पहले न्यूक्लियस इस प्रकार से बंटना शुरू हो जाएगा, इस प्रकार से बंटना शुरू हो जाएगा, और एक न्यूक्लियस से कितना न्यूक्लियस बन जाएगा, 2। और यहां पर फिर सेल में इस तरीके से डिवीजन होगा, और एक सेल से कितना सेल बन जाएगा, 2 सेल इस तरीके से बन जाएगा। तो जो सेल डिवीजन होता है उसमें न्यूक्लियस का बहुत बड़ा भूमिका होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। अब आपको सेल डिवीजन नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ लो कि पहले आप बहुत छोटे हो गए, अब आप बहुत बड़े हो गए हो। तो आप छोटे से बड़े कैसे हो गए हो, क्योंकि आप में सेल का संख्या बढ़ गया है। और सेल का संख्या कैसे बढ़ रहा है, सेल डिवीजन के कारण बढ़ रहा है। यानी जो पहले से आपके बॉडी में सेल है वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, अपने संख्या को बढ़ा रहा है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में मैंने क्या बताया, न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है। और इस न्यूक्लियस में मैंने क्या बताया, क्रोमैटिन मटेरियल है। क्या है बताओ, क्रोमैटिन मटेरियल। तो जब सेल डिवीजन होने लगता है बच्चों, तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, वह जो उलझा हुआ धागेनुमा रचना है, वह एक स्ट्रक्चर लेता है, इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ये क्रोमोसोम किस चीज से बन गया, क्रोमैटिन मटेरियल जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम का शेप ले लेता है। कितना आसान है। तो यहां आप देख सकते हो, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट ऑर्गेनाइजेज, कौन ऑर्गेनाइज करता है बताओ, कौन ऑर्गेनाइज करता है, क्रोमैटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज होता है और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ये है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्लास 9th में ही बहुत चीजें आपको सीख लेनी चाहिए, क्योंकि 10th में जाओगे तो बेइज्जती हो जाएगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता, क्रोमोसोम क्या होता है ये भी नहीं आता। तो बहुत सिंपल वे में समझो, हमारा जो सेल है, सेल में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, और न्यूक्लियस में सेल डिवीजन के समय क्या देखा जाएगा, क्रोमोसोम देखा जाता है। और क्रोमोसोम का संख्या पता है कितना होता है, फिक्स होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए इसका संख्या फिक्स होता है। जैसे ह्यूमंस में यदि क्रोमोसोम को गिनने बैठ जाओ तो कितना निकलेगा, 46 क्रोमोसोम निकलेगा। इसी तरीके से अलग अलग प्याज, टमाटर, आलू, बैगन, खरगोश, कुत्ता, बंदर, किसी में भी क्रोमोसोम उसके सेल में देखा जाए तो उसका संख्या बहुत अलग अलग मिलेगा। मेरी बातें समझ में आ रही है ना, बहुत जरूरी चीज है। सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का संख्या क्या होता है, निश्चित होता है। अब तुम्हें पता है कि ये क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर बना होता है, ये 2 चीज से मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन। तो जब डीएनए और प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब एकदम याद रखो, क्लास 10th में बहुत जरूरी है। क्लास 10th में रिप्रोडक्शन चैप्टर आएगा, वहां पर इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा। तो अब देखोगे कि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। और डीएनए क्या होता है, डीएनए को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये केमिकल है, बस सिंपल से ऐसे समझ लो, और इसका आप फुल फॉर्म याद कर लो। तो ये क्या करता है, माता पिता के गुण उसके संतान में ले जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो बंदर है उसके जो बच्चे होंगे वो बंदर ही होंगे, कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होगा, मेल फीमेल मत छोड़ दो, आदमी का बच्चा क्या होगा, आदमी ही होगा। एक आम का पौधा है तो उसका बीज से जो पौधा निकलेगा वो आम का ही होगा। भला ऐसा क्यों हो रहा है, इंसान का बच्चा इंसान क्यों हो रहा है, कुत्ता क्यों नहीं हो रहा है, उसका राज छुपा हुआ है इस डीएनए में। डीएनए में जीन होता है जो कि क्या करता है, जो माता पिता का गुण है उसके संतान में ले जाता है। माता पिता जैसे होते हैं उसके संतान भी वैसे होता है। जैसे कि कुत्ता का बच्चा क्या होगा, कुत्ता ही होगा, मेल फीमेल मत करना प्लीज। कुत्ता का बच्चा क्या हो गया, कुत्ता, क्योंकि उसका डीएनए में वो सारा इंफॉर्मेशन है कि उसका बच्चा क्या हो, कुत्ता ही हो। इसके बाद मनुष्य का बच्चा क्या होगा, मनुष्य होगा। आम का जो पौधा होगा वो आम ही होगा। ये सारा इंफॉर्मेशन, सारा कोडिंग कहां छुपा हुआ है, इस डीएनए में। और इसका जो सेगमेंट है, फंक्शनल सेगमेंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं।
तो डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि जीन किसे कहते हैं, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो जो माता पिता का जो कैरेक्टर है उसके ऑफस्प्रिंग में या संतान में कैसे जाता है, डीएनए के थ्रू जाता है। आपको यहां पर लिख देना है कि जो हेरिडिटी, इसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। माता पिता का गुण उसके संतान में जो जा रहा है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। किसके द्वारा जा रहा है, डीएनए के द्वारा जा रहा है, या फिर आप बोल सकते हो जीन के द्वारा जा रहा है। तो जीन क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया। जीन को क्या बोलेंगे बच्चों, जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये माता पिता के गुण को उसके संतान में लाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि माता पिता यदि इंसान है तो बच्चा भी क्या होगा, इंसान ही होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये जो टॉपिक है न्यूक्लियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलो अब हम लोग न्यूक्लियस के फंक्शन को देख लेते हैं। तो फंक्शंस तो मैंने लगभग बता दिए, लेकिन उसको पॉइंट वाइज यहां पर हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैंने क्या बताया था कि न्यूक्लियस क्या करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। मैंने अभी आपको तुरंत पढ़ाया कि कैसे सेल डिवीजन होता है, तो वह सेल डिवीजन में न्यूक्लियस मदद करता है। दूसरा क्या करता है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। तो आप जानते हो कि डीएनए कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में होगा। तो ये क्या करता है, इनहेरिटेंस में मदद करता है, मतलब माता पिता के गुण को उसके संतान में ले जाने में मदद करता है। इसके साथ आप देख सकते हो ये बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन का बनना एक सिंपल सा उदाहरण है। तो उसका कंट्रोल कौन करता है, ये इसके अंदर का जो डीएनए है, ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर का जो डीएनए है वही कंट्रोल करता है। इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस बहुत सारे फंक्शंस को करता है। अब आप देखोगे यहां पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इस प्रकार से आपको यहां पर दो चीज नया टर्म्स याद करना है। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। और बोला जाए तो ये तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके लिए, क्योंकि इसको आपको आगे याद करके चलना है। आगे आपको कभी भी नहीं पढ़ाया जाएगा, यहां जो आपने याद कर लिया बस उसी को आगे ले चलना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, एकदम सिंपल भाषा में समझो, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। एकदम सिंपल सा भाषा में हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां देख सकते हो आप, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता है, और जबकि आप देखोगे यूकैरियोटिक सेल तो उसमें न्यूक्लियर रीजन है, वेल डिफाइंड होता है। मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा, इस टाइप से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा जो कि उसको बाउंड करके रखेगा, और न्यूक्लियस एकदम एग्जैक्ट वहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता है, और इसे न्यूक्लियोइड के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस ही तो मेन हो गया यहां ना, क्योंकि इसका नाम जब देखोगे आप तो ये हो गया प्रो प्लस कैरियोट। कैरियोट से ही वर्ड आ गया कैरियोन। तो प्रो प्लस कैरियोन, जब आप इसका मीनिंग देखोगे तो प्रो का मतलब हो जाता है प्रिमिटिव, और कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। इसका नाम में ही सब छुपा हुआ है बात, नाम में ही इसका डेफिनेशन भी आप ढूंढ सकते हो कि जब प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिसमें होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और जबकि यूकैरियोटिक में देख सकते हो कि यू प्लस कैरियोन हो गया, मतलब वेल डेवलप्ड या अच्छा न्यूक्लियस जब होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो न्यूक्लियस को लेकर ही यहां पर इनको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब दूसरा डिफरेंस आप देख सकते हो कि ये स्मॉलर होता है, साइज 1 से 10 म्यूएम तक का लगभग होता है, जबकि ये साइज क्या होता है, लार्जर होता है। दूसरा मैंने बता दिया वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर रीजन है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर रीजन नहीं है। एक और चीज आप लिख सकते हो, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो
तो देखा, छोटा बड़ा, न्यूक्लियर रीजन उतना डिफाइन नहीं है, न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड है। तीसरा देख सकते हो यहां इसमें सिंगल क्रोमोसोम होगा, लेकिन इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होगा। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये सब कहां पर पाया जाएगा? ये पाया जाएगा यूकैरियोटिक सेल में, जबकि ये प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो इसके डिफरेंस को तो आप एकदम आज ही के आज रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? अभी तक हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया। तो अब चलो साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है? द रीजन ऑफ सेल इनक्लोज्ड बाय पीएम, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को छोड़ के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पदार्थ है, उन्हें ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? उन्हें ही हम लोग बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म हो गया, ये क्या होता है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड सब्सटेंस इन विच सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। तो ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जो कि सेमी सॉलिड मटेरियल होता है, और जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स ही मेन पढ़ना, मैंने बार बार आपको ये बताया है। तो आप देख सकते हो, ये जो पदार्थ होता है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, इसमें वाटर मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और अदर साल्ट्स या फिर बोले ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। अब आप देखोगे, एक सेल को मैंने दिखाया यहां पर, तो सेल में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ लिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया है, साइटोप्लाज्म के बारे में भी हम लोग जानते हैं, न्यूक्लियस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन जो मेन टॉपिक हम लोग का है वो क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। तो आप देख सकते हो यहां पर अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों समझ लेना है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ लेना है। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स आपको पढ़ने हैं? सबसे पहला आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ना है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, गोल्जी अपैरेटस और प्लास्टिड के बारे में पढ़ना है, और लास्ट में आपको लाइसोसोम और वैक्यूल के बारे में पढ़ लेना है। तो इतने सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर और कुछ कुछ फंक्शन आपको याद कर लेना है, क्योंकि यही आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो चलो हम लोग सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल को पढ़ते हैं, और ये क्या है? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग ER के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? ER। अब देखोगे, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप स्ट्रक्चर को यहां पर देख सकते हो। मैंने स्ट्रक्चर इसलिए यहां पर दिखाया है ताकि आपको समझ में आ सके। तो आप देख सकते हो, it is a large network of membrane bound tubes and sheets। तो आप देख सकते हो यहाँ membrane bound ट्यूब्स और शीट्स से मिलकर ये बना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्यूब्स हैं, और वहां पर आप देख सकते हो शीट्स भी है। तो इस तरीके से शीट क्या होता है आपको अच्छे से नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने यहाँ पर चित्र को लगा दिया है ताकि आप उसको देख सको। और यहां पर आप देखोगे कि ये कैसा दिखता है, तो आप चित्र में ही देख सकते हो ये कैसा दिख रहा है। तो ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स जैसा दिख रहा है, या फिर इसको बोलो कि राउंड और ऑब्लोंग बैग जैसा। ऑब्लोंग मतलब क्या हो गया? आयताकार बैग के जैसा दिखने में ये लगता है, और यह जो है एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है। तो आप यदि चित्र को देखोगे, वहां पर नाम को देखोगे, जैसे ट्यूब्स आप देख सकते हो, शीट्स आप नाम देख सकते हो, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली में कैसा दिखता है। तो आप खुद ही देखो वहां पर कि एक नेटवर्क सिस्टम बना रहा है, जो कि बहुत ही यूजफुल होता है सेल के लिए। तो इसका क्या यूज होता है वह भी हम लोग अभी तुरंत पढ़ रहे हैं। तो आप देखोगे कि जो ER का मेम्ब्रेन है वह वैसा ही होता है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। अब आप ध्यान दो कि जो ER है वह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे को क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आखिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों नाम पड़ा? इसका सरफेस पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम। एकदम याद कर लो, राइबोसोम, लाइसोसोम नहीं, राइबोसोम। इसके सरफेस पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो, यहां पर इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है?
राइबोसोम पाया जा रहा है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं पाया जाता। तो क्लियरली यहां पर आप देख सकते हो कि राइबोसोम एक में प्रेजेंट है और एक में नहीं प्रेजेंट है। तो जिसमें प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे रफ, उसका सरफेस क्या होगा, रफ, और जिसमें नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप देख सकते हो यहां जो राइबोसोम है वह प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, इसलिए यहां रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। जबकि आप देखोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का सिंथेसिस होता है। तो ये याद रखो, इससे आपका दो डिफरेंस यहां पर बन जाएगा, रफ में और स्मूथ में। अब चलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को तो हम लोगों ने देख लिया, अब इसके फंक्शन को देखते हैं। तो फंक्शन भी बहुत आसान है, फंक्शन में दो तो आप यहां से ही लिख सकते हो, तीसरा यदि हम लोग को लिखना रहे तो यहां पर लिख सकते हो सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो मैंने यहां पर अभी तुरंत आपको पढ़ाया कि ये नेटवर्क सिस्टम बना रहा है। नेटवर्क सिस्टम बनाने के कारण यहां पर क्या हो रहा है, बहुत सारे चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही ट्रांसपोर्ट होता है विभिन्न जगहों पर, या फिर क्या बोला जा रहा है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी यहां पर ट्रांसपोर्ट का काम होता है। तो ये पूरा एकदम सिस्टम बैठा हुआ है जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब आगे आप देखोगे कि जो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज। तो यहां पर बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी हो सकते हैं, जिसके लिए ये क्या प्रोवाइड करता है, एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क जो है वह एक सरफेस देता है। क्या देता है, एक सरफेस उसको प्रदान करता है, जिससे कि वहां पर बहुत सारा क्या हो सके, बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो सके। क्या देता है, एक सरफेस देता है जहां पर क्या होगा, बायोकेमिकल एक्टिविटीज होगा। जैसे कि बहुत सिंपल सा मैं बता रहा हूं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, उसका जब लंबा चेन बनाना होता है तो यहां पर वह बनता है। और भी बहुत सारे ऐसे ही फंक्शन है जो कि यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद आप देखोगे कि बहुत सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं, जिसमें ये डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन एंड ड्रग्स, तो ये पॉइजन और ड्रग को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। तो इस तरीके से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके फंक्शन को आप याद कर सकते हो। तो चलो अब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स में नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ते हैं, और ये क्या है, गोल्जी एपरेटस, जिसे हम गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। और प्लांट्स में इसको क्या बोलते हैं, क्या तुम बता सकते हो, डिक्टियोजोम के नाम से इसको जानते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या होगा, गोल्जी एपरेटस। अब हम लोग देखते हैं गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप देख सकते हो यहां पर गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर बनाया गया है, और आप फोटो में भी देख सकते हो गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर कैसा है। तो गोल्जी एपरेटस आप देख सकते हो कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स। आप देख सकते हो डिस्क शेप्ड इस तरीके से सैक्स से ये मिलकर बना होता है, जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलली लगभग अरेंज्ड होते हैं, और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। देख लो ये क्या है, सिस्टर्नी। साथ में इसमें वेसिकल्स भी पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर वेसिकल्स भी दिखाया गया है। तो ये सिस्टर्नी से मिलकर बने होते हैं, जो कि सिस्टर्नी स्टैक्ड होते हैं एक दूसरे पर पैरेलली। ये क्या होते हैं, स्टैक्ड होते हैं पैरेलली एक दूसरे के ऊपर। देखो कितना आसान हो गया, फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स होता है, फ्लैट होता है, डिस्क शेप्ड सैक्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होता है और वो पैरेलली स्टैक्ड होता है, और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट्स याद रख लो तो बहुत आसानी से इसके स्ट्रक्चर को आप लिख सकते हो। अब देखोगे दिस मेम्ब्रेन हैव कनेक्शन विथ ईआर। तो यहां देख सकते हो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो गोल्जी एपरेटस है उससे खास रिलेशन होता है, क्योंकि ये मिलकर काम करते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर इज पैकेज्ड एंड dispatched to various
टारगेट थ्रू गोल्जी। तो बहुत ही आसान शब्दों में ऐसा समझो कि जो यहां पर गोल्जी अपरेटस है वह ईआर से मिलकर कार्य करता है। मतलब ईआर में जो पदार्थ सिंथेसाइज हो रहा है, जैसे कि यहां पर मैंने बताया था यहां पर राइबोसोम है, राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, तो वो फिर कहां चला जाता है, वो फिर देख सकते हो चला जाता है गोल्जी अपरेटस में। और गोल्जी अपरेटस में जाने के बाद 2-3 काम होता है। सबसे पहले मॉडिफिकेशन होगा, पैकेजिंग होगा और उसको वेसिकल में डालकर अलग अलग जगहों पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ध्यान से देखो, कुछ पदार्थों का मॉडिफिकेशन होता है, मतलब जब उसको गोल्जी बॉडी में ले जाया जाता है तो वहां पर कुछ कुछ मॉडिफिकेशन उसमें होता है, मतलब जो पदार्थ है उसमें कुछ बदलाव होता है, फिर उसको पैक कर दिया जाता है और पैक करने के बाद आप देख सकते हो उसको अलग अलग स्थानों पे भेज दिया जाता है, या तो सेल के अंदर या तो सेल के बाहर। तो यहां पर मैंने मॉडिफिकेशन कहा, तो मॉडिफिकेशन जैसे देख सकते हो कि कभी कभी सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में बदला जाता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मॉडिफिकेशन। तो ये कहां हो रहा है, गोल्जी अपरेटस में हो रहा है। तो बताओ पैकेजिंग कहां हो रहा है, गोल्जी अपरेटस में हो रहा है। अब ये बताओ कि उसका मॉडिफिकेशन कहां हो रहा है, गोल्जी अपरेटस में हो रहा है। उसका ट्रांसपोर्ट कहां से हो रहा है, गोल्जी अपरेटस से हो रहा है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद जो वेसिकल में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कहां जा रहा है, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल आप देख सकते हो। तो ये सेल के बाहर जा सकता है या सेल के अंदर, जहां पर इसका काम होगा। तो आपने देखा कितना आसान है इसका फंक्शन। तो 2-3 वर्ड यदि आप याद कर लो, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, तो आप बहुत आसानी से इसके फंक्शन को लिख सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। तो कुछ पॉइंट्स आपको स्ट्रक्चर में याद कर लेने हैं, कुछ फंक्शन में याद कर लेने, बस आपका यह पार्ट कंप्लीट हो जाता है। बच्चों पढ़ने के लिए तो आपने बहुत बार पढ़ लिया, स्कूल में पढ़ लिया, कोचिंग में पढ़ लिया, यूट्यूब पे पढ़ लिया, लेकिन यदि आपको कुछ चीजें याद नहीं है तो आप एग्जामिनेशन में अपना सिर पकड़ के बैठे ही रहोगे, कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए आप याद करने का कोशिश करो, चीजों को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट वाइज याद करने का कोशिश करो। तो चलो हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल को पढ़ते हैं और इसमें कुछ पॉइंट्स को याद करने का कोशिश करते हैं। तो ये क्या है बताओ, ये है लाइसोसोम। तो ये क्या करता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये क्या करेगा, सेल का वेस्ट डिस्पोजल करेगा। वेस्ट डिस्पोजल मतलब जो मान लो फॉरेन सब्सटेंसेस सेल में आते हैं या वोर्न आउट पार्ट्स हैं सेल के अंदर, तो उसको क्या करेगा, उसको वो डिस्पोज करने का कोशिश करेगा, डिस्पोज करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो क्लींस द सेल, ये सेल को साफ करता है, साफ सुथरा करता है। तो कैसे करता है, बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया। तो जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई फॉरेन मटेरियल आ गया जो कि सेल के लिए सही नहीं है, तो वो उसको क्या करता है, उसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ देता है, उसको ब्रेक डाउन करता है और उसको डाइजेस्ट कर जाता है। इसी के साथ यदि वोर्न आउट सेल में कोई सेल ऑर्गेनेल है तो उसको भी क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो ये सब वर्ड याद रखो, क्या कर दे रहा है, डाइजेस्ट कर दे रहा है। डाइजेस्ट वर्ड यहां याद रखना होगा, किसके थ्रू कर रहा है, किसकी मदद से कर रहा है, एंजाइम की मदद से कर रहा है। यही सब मैं वर्ड बता रहा हूं। यदि ये कुछ कुछ वर्ड्स आपको याद है तो आप आसानी से फिर इसको लिख सकते हो। जैसे वॉर्न आउट हो गया, वॉर्न आउट ये वर्ड आप याद कर लो, तो ये कुछ कुछ डाइजेस्टिंग हो गया, वॉर्न आउट हो गया, एंजाइम्स हो गया, ये सारे वर्ड्स यदि आपको याद हैं, कुछ कुछ दिमाग में है, तो बहुत आसानी से फिर आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो। क्लींस क्या है, सिंपल सा है, ये क्लीन करता है सेल को बाय डाइजेस्टिंग वोर्न आउट सेल ऑर्गेनेल। तो यदि आपको डाइजेस्टिंग याद है, वोर्न आउट याद है, तो बहुत आसानी से लिख सकते हो कि डाइजेस्टिंग वोर्न आउट सेल ऑर्गेनेल। साथ में लिख सकते हो डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स लाइक बैक्टीरिया। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स बेसिकली क्या है, ये साफ सफाई का काम को कर रहा है। तो समझना भी है, याद भी करना है, पॉइंट्स याद करते जाओ।
तो यहां आप देख सकते हो लाइसोसोम कंटेन्स पावरफुल एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेक डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको सिंपलर ऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ने के लिए यहां पर एंजाइम का यूज हो रहा है, और इसी एंजाइम के यूज से आप देख सकते हो ये क्या कर दे रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। डाइजेस्ट वर्ड याद रखना है, एंजाइम वर्ड याद रखना है। तो एंजाइम क्या है, वो ब्रेक करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल उसको ब्रेक करने में ये मदद करता है। तो इसी के कारण ये बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर पाता है। इसी एंजाइम के कारण ये वर्न आउट बताओ क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स को क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। अब आप देखोगे कि यहां इसे हम लोग सुसाइड बैग कहते हैं, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। तो यहां पर आप आंसर में लिख सकते हो व्हेन सेल गेट डैमेज्ड वर्ड याद रखो। डैमेज जब हो जाएगा, सेल डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, लाइसोसोम मस्ट बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो आप देख सकते हो डाइजेस्ट वर्ड फिर से आ गया। तो यदि डाइजेस्ट वर्ड याद कर लिया तो ये लाइसोसोम ऐसे ही सिंपल बन जाएगा। तो व्हेन सेल गेट्स डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, लाइसोसोम में बर्स्ट, लाइसोसोम फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो देखो क्या क्या वर्ड्स हो गए, कितने आसान हो गए। डैमेज्ड हो जाएगा तो ये बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट होने के बाद इसका एंजाइम क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। किसको डाइजेस्ट कर देगा, ओन सेल को, इसी के सेल को डाइजेस्ट कर देगा। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। मतलब सिंपल सा हो गया कि जब सेल डैमेज हो जाएगा तो इसमें जो एंजाइम है वो इसी को डाइजेस्ट कर देगा, इसलिए इसको हम लोग सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहां ध्यान दो, एक होता है लाइसोसोम और एक होता है राइबोसोम। बच्चे एग्जाम में इतना कंफ्यूज कर जाते हैं, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और लाइसोसोम क्या करता है, इसे हम लोग सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी बच्चे गलती करके राइबोसोम को लिख देते हैं सुसाइड बैग। तो याद कर लो, लास है, लासोसोम, इसको नाम क्या लेंगे, लासोसोम। लास बना देता है, सेल को लास बना देता है। ये दिमाग में चल रहा होगा तुम्हारा, तो तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो। तो लासोसोम यानी कि सेल को जो लास में बदल दे, उसको डेड कर दे, उसको पचा दे, डाइजेस्ट कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। अब आप देखोगे लाइसोसोम कैसा होता है, तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होता है, और जिसमें क्या होता है, जिसमें एंजाइम भरे हुए रहते हैं, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनाए जाते हैं। तो ये बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। आप पॉइंट्स को पकड़ो, उसी को याद कर लो। तो चलो अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल को पढ़ते हैं, और ये बहुत ज्यादा इजी है। इसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया का यहां पर चित्र को दिखाया गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हो एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये बहुत ज्यादा फोल्डेड होता है। जो इनर मेम्ब्रेन होता है आप देख सकते हो ये बहुत ज्यादा क्या है, फोल्डेड है। इतना आसान है, आउटर मेम्ब्रेन है, चलो ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फोल्डेड होता है, डीपली फोल्डेड होता है, और डीपली फोल्डेड होता है, और इसी को क्रिस्टी कहते हैं, जो तुम्हारे बुक में दिया नहीं गया है लेकिन तुम याद कर सकते हो। ये इनर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फोल्डेड होता है, और ये क्या करता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जिससे कि यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन हो। अब बोलोगे एटीपी क्या है, एटीपी एनर्जी का फॉर्म है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होता है। तो चलो हम लोग शुरू से देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो जो हम लोग एनर्जी रिक्वायर करते हैं, बहुत सारा डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर करते हैं, तो वो एनर्जी कहां बनता है, मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। वो कैसे बनता है वो भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा लास्ट में। तो आप देख सकते हो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज, एनर्जी रिक्वायर हो रहा है वेरियस केमिकल एक्टिविटीज के लिए, नीडेड फॉर लाइफ, जो कि लाइफ के लिए जरूरी है, इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। वो कहां से रिलीज हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, या वो कहां प्रोड्यूस हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो एटीपी के फॉर्म में है, जिसको हम लोग बोलते हैं
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सो इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो आ गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, यही सब बस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लिख सकते हो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है केमिकल एक्टिविटीज के लिए, किसी लाइफ फॉर्म के लिए या कोई बॉडी के लिए, तो वो कहां से रिलीज होता है, वो रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। किस फॉर्म में रिलीज होता है, एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है। एनर्जी क्यों रिलीज होता है, वह केमिकल एक्टिविटी के लिए रिलीज होता है। कहां रिलीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज होता है। किस फॉर्म में रिलीज होता है, एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है। तो कहां, कब, क्यों, कैसे, ये सारा चीज तुम सोचते जाओ तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। और इस एनर्जी, यहां बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। कितना आसान था। देखो यही इसी तरीके से यदि आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी से कोई भी चीज को आप लिख सकते हो। इसके बाद आप देखोगे एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। जैसे आप करेंसी चलाते हो ना, आप करेंसी दोगे और आपको सामने वाला सामान देगा, वैसे ही यहां पर एनर्जी का करेंसी क्या है, एटीपी। तो कोई भी यहां पर केमिकल एक्टिविटीज हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है बॉडी का, उसमें जो एनर्जी का फॉर्म है वह कौन सा फॉर्म यूज होता है, एटीपी के रूप में। अब आप देखो जैसे मैंने बताया इसका स्ट्रक्चर, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन। मान लो क्वेश्चन पेपर में यदि ये आ गया कि भाई इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड क्यों होता है, तो आपको आंसर कर देना है ये जो इनर मेम्ब्रेन है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है एटीपी जनरेशन के लिए। लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है एटीपी के जनरेशन के लिए, इसलिए काफी फोल्डेड रहता है। तो मान लो ये क्या हो गया, एक सेल हो गया। अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं कि एनर्जी जनरेशन कैसे होता है। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, कोई बात नहीं है, इसे मान लो। तो मान लो कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा और उसी से एनर्जी निकलता है। तो ये ग्लूकोज सबसे पहले कहां रहता है, साइटोप्लाज्म में। बोलो ग्लूकोज कहां रहेगा, साइटोप्लाज्म में, जहां पर वो ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा, ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन के बाद यहां ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। ये याद नहीं करना, मैं थोड़ा बता दे रहा हूं। और ये पायरुविक एसिड फिर कहां चल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है, जहां पर इसका कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है और फिर CO2 रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होता है। इसे हम लोग रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है, कंप्लीट ब्रेक डाउन है, कहां पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। और हमें ऊर्जा, एनर्जी कैसे मिलती है, इस रेस्पिरेशन के कारण। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोग कह सकते हैं। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें एनर्जी निकलता है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में निकलता है, जिसका फिर हम लोग यूटिलाइज करते हैं। सेल यूटिलाइज कर रहा है, हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो हम लोग भोजन करते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, उससे एनर्जी नहीं मिलता है। डाइजेशन के बाद वो भोजन पूरे बॉडी में जाता है, फिर पूरे सेल में जाता है। और देख सकते हो ये सेल में गया, सेल में इसका कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन के बाद उसके बाद ही आपको एनर्जी मिलता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये 10th में बहुत ही जरूरी भी है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेज को पढ़ते हैं और ये है प्लास्टिड्स। तो क्या आप बता सकते हो कि प्लास्टिड्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं? ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहां आप देख सकते हो प्लास्टिड्स को हम लोग दो भागों में पढ़ सकते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलरफुल होता है और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वह उसमें पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, मतलब वो कलरलेस होता है। तो यहाँ क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं और यदि इसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाएगा जिसे हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो एज इट इज जैसा आपके बुक में लिखाया गया है वैसे ही मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं।
तो आपको यह भी पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, साथ ही साथ उसमें येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो क्लोरोफिल है ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो ये क्या करता है, जो सन का एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, उसको वो ट्रैप करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। कौन? क्लोरोफिल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहाँ क्लोरोप्लास्ट के कारण ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। इसे आप आगे क्लास में 10th में पढ़ोगे। तो ये बहुत सिंपल था, इसे आप पहले से भी जानते होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो बच्चा सा, लेकिन यदि आपके एग्जाम में आ गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, जैसे स्टार्च हो गया, प्रोटीन ग्रैन्युल्स हो गया, फैट्स हो गया, इसको स्टोर करने का काम करता है। इसे आपको एकदम याद कर लेना है। कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो कि छूट जाती हैं, और यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप सोचोगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो ये पढ़ लो, अभी पढ़ लो और याद कर लो। आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक क्लोरोप्लास्ट है। इसमें आप देख सकते हो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ स्ट्रोमा है, इसमें लेमेला है और ये ग्रैनम है। तो ये पूरा पार्ट्स ऐसे पढ़ाया नहीं गया, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ एक चीज जो बार बार छूट जा रहा है वह यह है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, इसका खुद का डीएनए होता है। तो आप याद रखो, यदि आपको कभी एग्जाम में पूछा जाएगा याद करो डीएनए कहाँ था, याद करो, हाँ न्यूक्लियस में था। तो बोला जाएगा आपसे कि न्यूक्लियस के अलावा दो जगह बताओ जहां पर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो आपको एकदम आसानी से आंसर कर देना है, प्लास्टिड्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में। प्लास्टिड्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसका ओन डीएनए पाया जाता है। कितना आसान है, हर चीज आसान है। पॉइंट्स को पकड़ो, याद कर लो, बहुत आसानी से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो तो हम लोग लास्ट सेल ऑर्गेनेल को पढ़ते हैं, और ये क्या है, ये वैक्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ही पता है कि वैक्यूल के द्वारा ही हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस कर पाते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेल में वैक्यूल क्या होता है, बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, ये छोटा होता है या फिर एब्सेंट होता है। आप देख सकते हो प्लांट सेल में ये वैक्यूल लार्जर होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, स्मॉल इन साइज होता है या फिर एब्सेंट होता है। तो जो वैक्यूल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप जानते हो कि वैक्यूल क्या है, सैक है फॉर सॉलिड, जो स्टोर करता है सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। तो ये सॉलिड कंटेंट और लिक्विड कंटेंट को क्या करता है, स्टोर करने का एक सैक है, जो कि कहां पे प्रेजेंट है, प्लांट सेल में मुख्य रूप से प्रेजेंट है। आप देख सकते हो प्लांट सेल में इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्लांट सेल होता है उसमें जो सेल है उसमें यदि पानी यानी कि वाटर जब इंटर करता है तो आप देखोगे कि ये वाटर कहां पर इंटर करता है, वैक्यूल्स में, और उसके कारण वो टर्जिड हो जाता है। टर्जिड मतलब क्या होता है, फूल जाता है। तो यहां पर यदि ये वाटर इससे निकाल दिया जाए तो ये फ्लैसिड हो जाता है। फ्लैसिड मतलब क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये जो टर्जिडिटी है, टर्जिडिटी किसके कारण है, वैक्यूल्स के कारण होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो जो टर्जिडिटी है, रिजिडिटी है, वो किसके कारण आ रहा है, वैक्यूल्स के कारण। तो आपने पढ़ भी रखा है, ये देखो ये वैक्यूल्स है इस तरीके से। तो प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स क्या कर रहा है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करा रहा है। और क्या कर रहा है, रिजिडिटी, रिजिड मतलब रिजिड हो गया, रिजिड स्ट्रक्चर, उसको ये प्रोवाइड करा रहा है। तो ये कौन करा रहा है, वैक्यूल्स करा रहा है। ये प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। आप जानते हो कि प्लांट्स में बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें टर्जिडिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए यहां पर टर्जिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया प्लांट सेल का, जो कि कौन प्रोवाइड करा रहा है, वैक्यूल प्रोवाइड करा रहा है। अब आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि वैक्यूल में स्टोर होते हैं। तो इसको थोड़ा सा याद कर लो कि कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं। बहुत सिंपल है। पहले यदि कुछ याद ना हो तो पहले का कुछ चीज याद हो उसको भी आप लिख सकते हो, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ये कुछ मिला जुला के भी लिख सकते हो। तब देख सकते हो यहाँ एमिनो एसिड है, शुगर है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स है और प्रोटीन्स हैं। इनको ये क्या करता है, स्टोर करने का काम भी करता है। तो यहां पर आप देखोगे कि जो अमीबा होता है, अमीबा मैंने आपको बताया था
कि ये सूडोपोडिया के द्वारा, शुरू में ही मैंने बताया था, ये सूडोपोडिया के द्वारा फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है। तो ये जो फूड को कैप्चर करता है तो यहाँ पर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है, फूड वैक्यूल। कौन बनाता है, अमीबा। कब बनाता है, जब फूड को कैप्चर करता है। कब, क्यों, कैसे, ऐसे याद करते जाओ, सब चीज आसान है। इसके बाद आप देखोगे कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होता है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट। तो एक्सेस वाटर को एक्सपेल करने में और सम वेस्ट मटेरियल को भी एक्सपेल करने में वो बहुत मदद करता है, सेल के बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। तो वैक्यूल में ये सारे पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं। सेल को टर्जिडिटी देता है, रिजिडिटी देता है, इसमें बहुत सारी चीजें स्टोर होता है। फूड वैक्यूल का भी नाम लिख दो तो बस आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसको एकदम याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहां पर मैंने कंप्लीट कर दिया। इसके पहले भी बहुत सारे 9th के चैप्टर मैंने बनाए हैं, आगे भी बहुत सारे चैप्टर मैं बनाऊंगा। यदि कोई टॉपिक आपको नहीं आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, वो भी मैं वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। तो आप कमेंट जरूर करो कि आपको क्या और इंप्रूवमेंट चाहिए, तो मैं वो इंप्रूव करके आपको दूंगा और आपको सारी चीजें याद भी कराऊंगा। तो मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।